हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमेंद्र रावत में। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड समूह का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर या बंदी रक्षक का पेपर जो कि 2016 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो ए प्लस ई बराबर होता है ए, तो इस प्रकार की संधि को कहते हैं हम गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अधः पतन। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, विभावना अलंकार का लक्षण। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। अगला प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल। अगला प्रश्न है, सत धन भावना बराबर सद्भावना में कौन सी संधि है। तो इसमें है आपकी ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। फूलों की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी या मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, टा ठा डा ढा, और साथ में ऋषि प्लस शा भी मूर्धन्य ध्वनियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो इसमें वर्णन है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला प्रश्न है, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग बांटन बांटे लोग बाटन बांटे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, उदाहरण अलंकार। अगला प्रश्न है, प्रमुख मात्रिक छंद हैं। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, अहीर, चौपाई और बरवे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने जो है ये पंक्तियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह लगेंगे। तो तन मन व धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, इसमें जो विराम चिन्ह लगेंगे वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, आंतरिक और बाह्य स्रोतों से यह ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की बैसाख शुक्ल पंचमी को सीही नामक स्थान में एक बालक का जन्म हुआ, वह बालक था। तो वह बालक था आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए।
तो इसके लिए जो सही शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असाध्य। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर कहते हैं आपके जिनके उदाहरण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, सॉरी, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कब कराई गई थी। तो सामाजिक, आर्थिक और जातीय जो जनगणना हुई थी वो पहली बार हुई थी वर्ष 2011 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक कब पास हुआ था। जो जीएसटी है ये कब पास हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त 2016 को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दिवस है या मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभयारण्य है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे दूसरों से भोजन लेते हैं, सॉरी, क्योंकि वे, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयं भोजन बनाते हैं। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खुद से ही भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है। तो स्वाइन फ्लू को जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा H1N1 के नाम से। अगला प्रश्न है, जीवन कहलाता है जब किसी में निम्न गुण हो। तो जब किसी में जो है वृद्धि, श्वसन और उपापचय के गुण हो तो उस वह क्या कहलाता है, जीवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं। तो वृत्त होता है ऐसे, और सभी वृत्त जैसे एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके समरूप। ऑप्शन नंबर सी, एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत की आज़ादी के समय जो है ऑप्शन नंबर सी, एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, 11वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन में। और जो 2020, ये ऑप्शन 2016 में हुआ था। ये कब हुआ था सम्मेलन, 2016 में। और जो उसके बाद जो अभी अभी हुआ है 2020 में, ये हुआ था आपका सऊदी अरब। सऊदी, जो 2020 का G20 सम्मेलन था वो हुआ था सऊदी अरब में, सऊदी अरब। और इसके बाद जो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो होगा भारत में। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में ये पहली बार होने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो मैं आपको वर्तमान का बताऊंगा 2021 का। तो 2021 में वर्तमान जो है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल जो हैं भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल थे, क्योंकि कई परीक्षाओं में मैंने देखा है कि उसमें नाम ना पूछकर पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के। तो ये हैं 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल। और उस समय जो थे वो थे मुकुल रोहतगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फिल्म समारोह का आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो वो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, आईटी का पूरा नाम है? तो आईटी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, पित्त की अनुपस्थिति में निम्न में से किसका पाचन नहीं होगा? तो जब पित्त अनुपस्थित रहेगा तो उस समय जो है वसा का पाचन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो जो दांतों का डॉक्टर होता है वो यूज करता है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, इनका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो पहले क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है, 5 दूना 10, इन दोनों को गुणा कर दिया, 5 दूना 10 प्लस इन दोनों को गुणा किया, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 10 और 4 14, उनको फिर ऐड कर दिया। फिर ऐसे ही दूसरी लाइन में देखिए, इन दोनों को गुणा करिए, 6 18 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 18 और 2 20। इसके बाद देखिए आगे, इन दोनों को गुणा करके आएगा 7 एकम 7, इनको आएगा 15 एकम 5 तियाँ 15, 15 और 7 22, 22 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आकृतियां श्रृंखला को पूरा, आकृति जो है श्रृंखला को पूरा करे, इसमें से आकृति आपको छांटनी है। तो ध्यान से देखिए, जो डॉट डॉट वाले हैं, 1 और 2 लाइनें हैं, तो पहले लाइन यहाँ पे थी, उसके बाद ऊपर चली गई दोनों, फिर उसके बाद आगे एक एक करके आगे बढ़ रही है, फिर यहाँ आ गई, फिर इसके बाद यहाँ जाएगी, तो एक लाइन जाएगी यहाँ पे, एक आएगी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 80% 960 हो तो उस संख्या का 180% कितना होगा? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 80% बराबर है 960, तो 1% बराबर होगा 960 बटे 80, उसके बाद 180% बराबर होगा 960 बटे 80 गुणा 100। तो इसमें एक एक नियम लगा दिया सिंपल से, तो 8 से कटेगा 996 12 बार, तो 120, 12 बार कटेगा तो 12 गुणा 18 होगा 216, और एक जीरो यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो 2160 इसका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन। तो पहले नंबर को मिलाते हैं, 4 5 6 7 और उसके बाद क्या आएगा 8, तो ये 5 वाला तो ऐसी साइड हो गया। इसके बाद देखते हैं, डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, उसके बाद क्या आएगा 6 4 6 8 10 और 12, तो 12 पे क्या आता है एल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, इसका तथा इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनको लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है, एक तो 3 और 5 है, इसमें भी 3 और 5 है, 3 गुणा 5, बाकी जो बचे उनको भी इंक्लूड करते हैं, 2 गुणा 7, तो ये संख्या है जिसमें है वही आपका आंसर है, तो 2 3 5 7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली ने। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न है, राम को प्रतिदिन कार्य करने के 300 रुपये मिलते हैं, यदि उसे 30 दिन के महीने में 7500 मिलते हैं तो उसने कितने दिन की छुट्टी की थी? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यदि वह पूरे 30 दिन कार्य करता तो उसे मिलते 30 गुणा 300 रुपये, एक दिन के 300, 30 दिन के कितने होंगे, 30 दिया 90, 9000 रुपये। अब हमने मान लिया कि उसने 5 दिन काम नहीं किया, तो जितने दिन काम नहीं किया उतने दिन के रुपए क्या करेंगे, काट लेंगे, तो एक दिन के 300 तो x दिन के 300 x, और टोटल रुपए मिले उसे 7500। इसके बाद हमने किया पक्षांतर, इसको 9000 माइनस 7500 यहाँ आ गया और ये 300 उधर चला गया।
उसके बाद फिर से पक्षांतर किया, 300 यहाँ आया, 1500/300 मतलब 3 0 से 0 तो कट गए, और 3 से कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15, तो x का मान आ गया 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 दिन की उसने छुट्टी की थी। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 100 रुपये की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य है आपका 900 रुपये और छूट कितने की है, 100 रुपये की। तो आगे मैंने सॉल्व किया है, देखिए अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस छूट। तो विक्रय मूल्य है आपका 900 ऊपर दिया गया है, और 100 रुपये की आपकी थी छूट, तो अंकित मूल्य हो गया आपका 1000 रुपये। तो चलिए आगे देखते हैं, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100, या डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो छूट है आपकी 100 रुपये की, और कितने पे छूट मिली थी, 1000 रुपये। भाई अंकित मूल्य कितना था, 1000 रुपये, इंटू 100% में निकालने के लिए इंटू 100। तो इसको काट के 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दिए, बच गया कितना, 1 जीरो। इसका मतलब 10% की छूट उसको मिली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो ये वर्ग संख्या है आपकी ऑप्शन नंबर डी, और इसका जो पूर्ण वर्ग होगा 9, इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा आपका 99। तो 99 का जो है स्क्वायर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए या जब भी ब्रैकेट आपको दिए गए हों, तो आप जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में इंटू का साइन आएगा। तो 5 × 7 × 3 × 1/7 × 1/3। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी आपको माइनस का साइन जो है इंटू में दे रखा हो, और अगर ये इवन हो या इवन नंबर में हो, सम संख्याओं में हो, जैसे ऋण गुणा ऋण गुणा ऋण गुणा ऋण, तो 1 2 3 4 कैसी है, सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या में हो तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और जब भी अगर निगेटिव, यदि अगर विषम संख्या में हो तो इसका आंसर आएगा निगेटिव में। तो इसको सॉल्व करिए, तो कितने हैं यहाँ पे माइनस के, 1 और 2, तो दोनों को कट के क्या आ जाएगा, प्लस का, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। अब इनको सॉल्व करिए, 5 × 7 × 3 × 1/7 × 1/3। तो 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, बच गया क्या, 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 9 28 और 125। तो ये वाली जो संख्या है वो है 1 का क्यूब प्लस 1, और ये वाली जो संख्या है वो है 2 का क्यूब प्लस 1, और ये 28 जो है वो है 3 का क्यूब प्लस 1, 3 3 होती है 27 प्लस 1। तो 1 2 3 और उसके बाद क्या आएगा, 4, तो 4 का क्यूब प्लस 1, और 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 1 बराबर 65। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसमें भी सेम ऐसा ही लॉजिक लगाए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 चौको 16 प्लस 1 बराबर 17। ये है 6 छक्का 36 प्लस 1 बराबर 37। तो यहाँ पे हो रहा है 2 4 6, उसके बाद आता है 8, उसके बाद जो सम संख्या होगी वो होगी 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 बराबर 65। आगे देखते हैं, निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखो जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं या डिक्शनरी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द आएगा यहाँ पे देखिए, CRU तक तो सब में बराबर है। उसके बाद देखते हैं SSTN, तो SSTN में से जो पहले आएगा वो शब्द सबसे पहले आएगा। तो ये है N जो है सबसे पहले आता है, तो B वाले से स्टार्ट होगा, आंसर जो है आपका B वाले से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए, इसमें भी S है, इसमें भी S है, और इसमें T है, तो T बाद में आता है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आगे आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो इन दोनों में से भी हम चेक कर सकते हैं, S के बाद आया H, यहाँ पे आया T, तो T और H में से कौन आता है आगे, H। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, BACD। अगला जो प्रश्न है,
उसमें पूछा गया है कौन सा एक शब्द डेवलपमेंट शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो वो नहीं बनाया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, पेडांट। ए आया है इसमें, जबकि इसमें ए कहीं पर भी नहीं आया। अगला प्रश्न है कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या किया है, 4+8 और उसमें ऐड किया है ये बाद वाला +8। तो 8 और 8 16 और 4 20। तो ऐसे यहाँ पे 9+3 प्लस बाद वाला 3, 9 3 12 और 3 15। उसके बाद इसमें भी 6+6 और बाद वाला क्या है +6, 6 और 6 12 और 6 18। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है सीता और गीता की आयु का योगफल इतना है, 55 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 10 वर्ष पूर्व का। तो हमें योग भी कब का चाहिए, 10 वर्ष पूर्व का। तो यहाँ पे देखिए ये सीता है, ये गीता है, इनका योग कितना है, आयु का योग है 55 वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व का जो योग होगा, इनकी दोनों की 10-10 वर्ष आयु कम कर देंगे। तो 20 वर्ष कम कर दी हमने, तो कितना आया 35 वर्ष। और 10 वर्ष पूर्व का जो रेशियो है वो है 4 और 7, और रेशियो का जो योग है वो 7 है, और 7 बराबर टोटल योग है 35। तो 1 बराबर कितना आएगा 5। तो 4 बराबर कितना आएगा 4 पंजे 20, और 3 बराबर 5 तियाँ 15। 1 का मान 5 है तो 5 तियाँ 15, और 4 का मान 4 पंजे 20। तो ये आया 10 वर्ष पहले की आयु आई। तो उसमें ऐड कर देंगे 10 वर्ष और। तो 10 वर्ष ऐड करेंगे, 20 + 10 30, और 15 + 10 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इसको सरल करो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 61 × 61 -39 × 39। तो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a² - b²। a प्लस बराबर होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे भी लिखिए 61 का स्क्वायर - 39 का स्क्वायर। तो a + b a - b, और नीचे आपको दे रखा था a - b। तो a - b से a - b कट गया, बच गया ये वाला। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, खुद से या एक से विभाजित होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है एक कक्षा में 40 छात्र गणित में, 25 छात्र भौतिक विज्ञान में और 10 छात्र गणित एवं भौतिक विज्ञान दोनों में पास हुए। कक्षा में कितने छात्र हैं। तो क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया गया है मैथ में है 40, फिजिक्स में है 25 छात्र, और 10 क्या करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए मैथ वाले पोर्शन को देखिए, 10 तो दोनों को करते हैं, तो बचे कितने, 40 में से 10 यहाँ हैं तो बचे कितने 30, और 25 में 10 यहाँ पे हैं तो बचे कितने 15। तो टोटल कितने हो गए, इन सबको ऐड कर दो, कितने हो गए 55। तो टोटल छात्र हैं 55। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है 40 जो है मैथ में प्लस 25 जो है भौतिक विज्ञान को पसंद करते हैं, जबकि 10 जो है दोनों को पसंद करते हैं। तो इसमें से जो दोनों को पसंद करते हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 55 छात्र। अगला क्वेश्चन है 2 घंटे में 12 सेकेंड का भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 घंटे को हम सेकेंड में परिवर्तित करेंगे। तो 2 घंटे को अगर सेकेंड में परिवर्तित करेंगे, 2 × 60 × 60, इतने सेकेंड होंगे टोटल। तो देखिए चलिए, तो 2 घंटा बराबर 2 × 60 × 60 सेकेंड। तो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 सेकेंड को जो है इसकी भिन्न के रूप में लिखना है। तो 12/2 × 60 × 60। तो 2 से कट गया 12 6 बार, और 6 से कट गया 1 6। तो नीचे बच गया 1/6 1/6 60 × 10 बराबर 600। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:7 है। अगर विद्यालय में 4000 विद्यार्थी हैं तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल अनुपात का टोटल है 10, और टोटल कितना है वैसे 4000।
तो 1 बराबर कितना होगा, 10 बराबर अगर 4 4 है तो 1 बराबर होगा 4 4 बटे 10, 10 से 1 जीरो कट गया तो 1 बराबर आया 400। तो छात्राएं कौन सी है, छात्राओं का अनुपात कौन सा है, 7। तो 1 बराबर 400 है तो 7 बराबर कितना होगा, 7 गुणा 400 बराबर 2800, 7 चौको 28। अगला प्रश्न है 0.05 को परसेंट में बदलना है, तो इसको कर दो गुणा 100 से इंटू 100 बराबर कितना होगा 5%। या फिर आप पहले इसको भिन्न में परिवर्तित करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 40 छात्रों की कक्षा में कुल छात्रों के 1/5 को अंग्रेजी पसंद है जबकि 2/5 को गणित पसंद है और शेष को विज्ञान पसंद है। तो विज्ञान कितने छात्रों को पसंद है, तो यहाँ पे देखिए 1/5 को तो अंग्रेजी और 2/5 को गणित। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/5 प्लस 2/5 बराबर 3/5। तो ये अंग्रेजी और गणित वाले छात्र हो गए जिनको ये पसंद है। अब शेष कितने बचे, एक में से 3/5 माइनस कर दो। एक में से अगर 1 माइनस 3/5 करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 में से 3 गया 2/5। तो शेष छात्र बच गए आपके पास 2/5। तो 2/5 जो छात्र हैं वो विज्ञान को पसंद करते हैं। तो टोटल छात्र थे 40, तो 40 का 2/5 निकालेंगे तो 5 से कटेगा 40 8 बार और 8 दूना 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 16। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 10, 15, 18 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। ठीक है, एक तो है ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, इनसे आप प्रत्येक से आप भाग दे के देखिए कि किस में 7 शेष बच रहा है। और यदि आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो आप इन सब का एलसीएम लीजिए और उसमें लास्ट में 7 ऐड कर दिए, जो भी एलसीएम आएगा उसमें ऐड करने हैं 7 को। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो इसका जो सही उत्तर है, यदि किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक 8 है तो सिंपल सी बात है कि वह संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी। उसका जो लासा होगा या लघुत्तम समापवर्तक होगा वो हमेशा 8 से डिवाइड होगा। तो 8 जो है 8 से जो है 48 डिवाइड होता है, 24 डिवाइड होता है और 56 भी डिवाइड होता है। तो ये संख्याएं जो हैं संभावना है कि ये क्या हो सकती हैं, इनका लासा हो सकता है दो संख्याओं का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 60 जो है इनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे आप बी कर लीजिए और यहाँ पे ए कर लीजिए। ठीक है, जो बी का वेतन है, जो ए का वेतन है वो बी से कितना है, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 25% अधिक है। यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। तो ये ए और ये बी, तो कितना % अधिक है 25। अगर बी का 100 है तो इसका कितना होगा 125। तो बी का वेतन ए से कितना % कम होगा, यहाँ से कितना कम है 25 और ए का कितना है 25, ए कितना है 125, 125 में से कम हुआ है गुणा 100। तो इससे काटेंगे तो 5, 25 पंजे 125 और 5 से कटेगा 20 बार, तो 20% जो है कम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है एक छात्र द्वारा 15 मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो 15 मिनट है उनको आप हावर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 15 मिनट बराबर 15/60 घंटा। तो समय जो है इतना लगता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल थी 4 किलोमीटर पर आवर और समय लगा था इतना। तो उसके बाद समय की जगह में हमने लिख दिया समय, चाल की जगह में लिख दिया चाल और दूरी को हमने मान लिया डी। उसके बाद पक्षांतर कर दीजिए, 4 गुणा ये 15/60 यहाँ जाएगा
ऊपर भी हो जाएगा 15 चौको, ऊपर भी 15 चौको 60 और नीचे भी 60 है, तो 60 से 60 कट गया, कितना आया 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर इन दोनों संख्याओं के योग का इतना है, 1/8 है, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीन को पॉज करके। जो दो संख्या हैं उनका अंतर मीन्स उनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई, अंतर मीन्स x माइनस वाई, और उनका योग होगा वो होगा x प्लस वाई। तो दो संख्याएं हमने मान ली हैं x और y। क्वेश्चन के अनुसार जो है, जो उनका योग है वो है, योग का 1/8 बराबर होगा उनके अंतर का। अंतर क्या है, x माइनस वाई। उसके बाद पक्षांतर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से यहाँ, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस 8y। उसके बाद पक्षांतर करिए, ये 8 जाएगा यहाँ पे तो 8x, सॉरी ये माइनस वाई माइनस 8y आएगा यहाँ पे, तो 1y पहले से था, माइनस 8y यहाँ पे आएंगे तो प्लस के होंगे, 8 + 1 = 9y, और ये x का यहाँ जाएगा प्लस का माइनस होगा, तो 8x माइनस x = 7x। उसके बाद हमने फिर से क्या किया, पक्षांतर किया, ये 7 गया यहाँ पे और y गया यहाँ पे, तो x/y बराबर हो गया 9/7। तो x अनुपात y को लिख सकते हैं हम 9/7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 9/7। अगला प्रश्न है, जौलजीबी मेला नदियों के संगम केंद्र पर आयोजित होता है, समागम केंद्र पर आयोजित होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, काली एवं गोरी नदी के संगम पर। और ये कहाँ पर होता है संगम, पिथौरागढ़ में। जो जौलजीबी का मेला मनाया जाता है वो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 में मृत्यु हुई। तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, महाश्वेता देवी की। अगला प्रश्न है, अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो ये संचालित होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की। तो ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, स्वामी राम ने, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में स्वामी राम ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर डैम किस नदी पर है। तो कोटेश्वर जो डैम है वो है टिहरी जिले में, और ये कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/17 भाग 18 है तो इसका 2/3 ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्या को मान लिया है x, माना संख्या x है, उसका 3/17 कितना है, 18 है, तो x का मान होगा, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ जाके ये होगा उल्टा, तो इसका 2/3 या 2/3 क्या होगा, इसके साथ दो, इसका 2/3 निकाल देंगे, तो 3 × 9 और 9 दूना 18, तो 2 दूना 4 और 17 चौको 68, तो इसका जो 2/3 होगा वो होगा आपका 68। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 8 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग, संख्याएं हमने मान ली है a और b, तो योग होगा 80 और अंतर होगा 8। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, a² - b² = a + b × a - b। तो इसमें मान रखिए a + b कितना है, 80, और a - b कितना है, 8। तो इनके वर्गों का अंतर पूछा है, तो वर्ग ये रहे, तो इनका अंतर क्या होगा, 80 × 8 = 8 × 8 = 64, 640। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 640। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क का 25%, 650 का 10%, 200 का 70%।
तो क्वेश्चन मार्क पूछा है क्या होगा, तो हमने वहाँ पे x मान लिया, तो x का 25%, 650 का 10% बराबर 200 का 70%। का मतलब होता है गुणा, तो 25% को हमने चेंज कर दिया 100 में, परसेंट का मतलब होता है 25/100, यहाँ पे भी 100 सब में बट्टे में आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, इनका एलसीएम ले लिया 100। एलसीएम जब सेम होता है तो ऊपर की संख्याएं भी सेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 25x प्लस 6500 बराबर 200 गुणा 70/100, तो 100 से 100 कट गया। उसके बाद बच गया यहाँ पे 25x प्लस 6500 बराबर 7 दूना 14,000। उसके बाद हमने किया पक्षांतर, 25x यहीं पे रखा और इस 6500 को हम ले गए दूसरी साइड। उसके बाद हमने माइनस किया 14,000 में से 6500, तो बचा हमारे पास 7,500। उसके बाद फिर से हमने 25 को भी क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो 25 से कट गया 3 बार, 25 तिया 75, तो x का मान आया 300। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 300। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए काली नदी। अगला प्रश्न है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है? तो रिंगाल का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? आपकी ऑप्शन नंबर सी भोटिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका ऑप्शन नंबर सी चंपावत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक जो नगरीकृत जनपद है वह है आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वन अकादमी है वो है आपकी देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो उत्तराखंड में जो है देश की आबादी का जो है 0.83% निवास करता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं? तो सबसे पुरानी चट्टानें हैं आपकी अरावली राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? तो उत्तराखंड का जो सबसे प्राचीन कवि माना है गुमानी पंथ को, ये माना है आपका ऑप्शन नंबर बी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में सार्क अध्यक्ष देश कौन है? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी कौन है? नेपाल। अगला प्रश्न है, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्णवाश्रम है आपके मालिनी नदी के तट पर। ये कहाँ पर है? कोट द्वार में। कर्णवाश्रम कहाँ पर है? कोट द्वार में। अगला प्रश्न है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में। अगला प्रश्न है, बागनाथ मंदिर स्थित है? यह है आपका बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी रसोई गैस से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है? समरूप मीन्स जो आसानी से घुल जाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल में पानी। अगला प्रश्न है,
काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्नोई समुदाय ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में सभी भूमिगत तने हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, अदरक, आलू और प्याज। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो जो भक्त दर्शन थे ये थे पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है। तो जो ये गोरख्याणी है ये क्रूरता का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, मोर ध्वज प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व स्थल के रूप में। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1936 में। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो वो था आपका कॉर्बेट पार्क। अगला प्रश्न है, भारत का 500वां क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया था? तो ये खेला गया था आपका कानपुर में। तो इस पेपर में बस इतना ही। इसमें मैथ के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, जो ये मेरे पास स्टाइलिश पेन है इससे सॉल्व करना है उनको इतना आसान नहीं है, तो मैंने उनको लिख के सॉल्व किया हुआ था। तो आप समझ लीजिएगा और पूरे मन से पढ़ते रहिए। साइनिंग आउट।